नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह बिक्की और आप सभी देख रहे हैं लोक मचान। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, सिकंदरपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं और एक लोकतंत्र सेनानी भी हैं ये। इन्हें जेपी के एक करीबी के रूप में देखा जाता है, जिनका नाम है श्री राजधारी सिंह। स्वागत है सर हमारे चैनल लोक मचान में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोक मचान का मैं नाम सुना था, आप आज पधारे। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम आपके चुनावी सफ़र को जानना चाहेंगे। जो आपकी चुनावी सफ़र थी, आपने कब चुनावी पॉलिटिक्स में एंट्री लिया, इन सब चीज़ों पे आप हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में थे, वहाँ यूनियन में भी थे, और वहाँ से लौटने के बाद जो है, या उस समय हम लोग पढ़ रहे थे, उसी समय जो है आपातकाल की घोषणा हुई। और फिर हम लोगों का क्या कहते हैं 1974 में जो चुनाव हुआ हमारे यहाँ विधानसभा का, तो उस चुनाव में मैं एक प्रमुख युवा नेता के नाते हमने अपने क्षेत्र में, यहाँ सिकंदरपुर क्षेत्र में, उस समय के हम लोगों के एक निर्दल उम्मीदवार थे, बलदाऊ जी मनियर के रहने वाले थे, तो हम लोग उनके चुनाव प्रचार में आए थे। उसके बाद तो इमरजेंसी लग गई, और फिर इमरजेंसी के बाद 77 में मैं चुनाव लड़ने की कोशिश किया, लेकिन संजोग से टिकट नहीं मिल पाया। और फिर 80 में चुनाव हुआ, उसमें भी हमको अवसर नहीं मिला। और 1984 में हमको जनता पार्टी, चंद्रशेखर जी हम लोगों के पार्टी के अध्यक्ष थे, और हम जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन बड़ा अच्छा वोट मिला था, बहुत कम वोट से मैं हार गया था। और मैं निरंतर लगा रहा क्षेत्र में, और 1989 में जब जनता दल बन गया था, उसमें सारे दल एक बार फिर मिले थे। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी में सब लोग एक साथ हुए। फिर बाद में जो है 1989 में जो है सब पार्टियां मिल करके जनता दल बनाए। हमको उस समय टिकट नहीं मिला, लेकिन क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का, पब्लिक का इतना स्नेह सहयोग था कि मैं चुनाव लड़ गया। उस समय जनता जेपी पार्टी थी और सुब्रह्मण्यम स्वामी उसके अध्यक्ष थे। और हमें बड़ी, माने क्षेत्र की जनता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ठाकुर सुमंगल सिंह, जो कभी इस जिले के और पूरे प्रदेश के बड़े नेता थे, कैबिनेट मंत्री रहे, निर्भय नारायण सिंह जी भी मंत्री रहे, मनियर के रहने वाले थे, कई बार एमएलए थे, और वो लोग जनता दल से लड़े थे, जनता दल, और हम जो है जनता दल से अलग हट करके जनता जेपी पार्टी से लड़े थे, और मैं चुनाव जीता था 1989 में। ये जनता जेपी पार्टी किसकी थी, कौन अध्यक्ष था इस पार्टी का? अच्छा, पहले तो जनता पार्टी थी, लेकिन जनता पार्टी जब डिवीज़न हुई तो उसमें जनता जेपी करके सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक अलग पार्टी बनाई थी, वो जनता दल में मिले नहीं थे। अच्छा। बात तो सुब्रह्मण्यम स्वामी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा, ठीक है। आप 2 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ से, आप कैबिनेट मंत्री भी थे, आई थिंक 99 या 2002 के बीच में। उस समय को लेकर, उस समय जो आपकी विधानसभा, जो सिकंदरपुर की स्थिति थी, आज की जो स्थिति है, आज बीजेपी लगभग 10-15 सालों से लोकसभा में, केंद्र में है। क्या आप उस चीज़ों को आप कैसे डिफाइन करेंगे, पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में? देखिए, 2 चीज़ें हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन होता रहता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी चर्चा में बताया कि मैं पहली बार 1989 में जीता। उसके बाद जो है, उस समय की जो सरकारें थीं बहुत अल्पकालिक, 2-3 सरकारें अल्पकालिक रहें। 1989 के बाद फिर 1991 में चुनाव हुआ, 93 में चुनाव हुआ, क्योंकि किसी दल को बहुमत नहीं मिलता था, और आपस में लोग गठजोड़ करके चुनाव जीतने के बाद गठजोड़ बन करके लोग सरकार बनाते थे, लेकिन वैचारिक एकरूपता न होने के नाते वो सरकार लंबे समय तक चल नहीं पाती थी। फिर मैं 1996 में चुनाव लड़ा, और उस क्रम में जो है मैं मंत्री भी बना। 1999 से 2002 तक हम लोगों का कार्यकाल था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ था। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले क्या था कि जो क्षेत्र की जनता जो है वो नेता का चयन करती थी,
नेता का मतलब ये है कि जो आदमी क्षेत्र में लगा रहता था, जन समस्याओं को लेकर के हमेशा शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करता था। ऐसे स्थानीय मुद्दों को या पार्टी की तरफ से जो बड़े मुद्दे होते थे उसमें बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लेता था, तो जनता उनको रिकॉग्नाइज करती थी, जनता उनको वोट देती थी। और वह लोग जनता के प्रति, क्षेत्र के प्रति जवाबदेह रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हमने चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यकाल में हमने जनता या कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया, जो क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं हैं या जो प्रशासनिक मशीनरी की तरफ से जो जाती हैं या भ्रष्टाचार है या जो भी उनकी तरफ से है या सुविधाएं जो सरकार की तरफ से पब्लिक को मिलना चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिल पाती है, तो अगर इसमें हमारी तरफ से कहीं भी लापरवाही होगी तो जनता हमको नकार देगी। वह एक बात हमारा। अब इधर एक दौर चला कि वोट जो है सीधे बड़े नेताओं के साथ जुट गया, पार्टियों के साथ जुट गया। अब इसको आधार जो भी आप कहें, बहुत सारी आधार तो जाति आधार हो गया। सबसे बड़ा जाति और सबसे सामाजिक समीकरण लोगों ने ऐसा बनाया कि जाति आधार हो गया, जाति के नेता हो गए। अब क्षेत्र स्तर पर या गांव स्तर पर अगर कोई ईमानदार कार्यकर्ता लगा हुआ है तो जितना रिस्पांस पहले मिलता था पब्लिक की तरफ से, जितना सहयोग मिलता था, उतना मिल नहीं पाता है। तो इसलिए काम करने वाला जो वर्कर है, नेता है, उसका भी उसके उत्साह में कमी आती है कि भाई हम लोग रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन वोट तो जाति के नाम पर, लखनऊ दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के नाम पर वोट मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो स्थानीय स्तर पर जो कार्य संस्कृति थी नेता की, उसमें काफ़ी कमी आई है, उसमें उदासीनता आई। जातिगत राजनीति की आप बात कर रहे थे, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हमने देखा है अक्सर यह चीज़ यूपी और बिहार में देखने को मिलता है, जातिगत राजनीति। और कहीं ना कहीं यूपी तो आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा हो गया है, पहले की अपेक्षा आज के टाइम पे बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। बिहार अभी भी वहीं के वहीं उसी जातिगत राजनीति में फंसा हुआ है। आप इस चीज़ को किस रूप में लेते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। आदमी के जो सोच है, जो उसकी दृष्टि है, वही कार्य रूप में परिणित होती है। तो जब तक आपका बड़ा व्यापक विजन नहीं होगा, विचार नहीं होगा, आपकी सोच नहीं होगी, आपके सामने राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के मुद्दे नहीं होंगे, क्षेत्र के मुद्दे नहीं होंगे, और आप संकीर्ण राजनीति में आएंगे, परिवार जैसे मान लेते हैं कि जातिवाद फिर परिवारवाद। तो हमने अनुभव किया है और आप भी देखते होंगे कि जो भी जातीय नेता हैं, जन भावना को तो उभारते हैं जाति का, लेकिन जाति के नाम पर जब उनको अवसर मिलता है तो वह जो दूसरी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं या रूलिंग पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों से लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं। और वह ब्लैकमेल समाज के लिए नहीं, अपने जाति के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और एक तरह से जो भी पार्टियां जो जाति के नाम पर उभरी हैं, हम लोग देख रहे हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, जो भी स्थानीय पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां परिवारवाद में उलझी हुई हैं। और उनको मौका मिलना चाहिए, उनके लड़के को मौका मिलना चाहिए, उनकी बहू को मौका मिलना चाहिए, उनकी पत्नी को मौका मिलना चाहिए, संगठन में भी और संसद भवन में भी, विधानसभा में भी, यानी जहाँ भी है। और नारा है जाति का, समाज का। तो ये संकीर्ण मानसिकता जो है दूरगामी राजनीति के लिए बड़ा ही अशुभ लक्षण है। इससे हमारे देश का, समाज का, प्रदेश का विकास संभव नहीं होगा। ये पीडीए वाली जो राजनीति चल रही है आजकल, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पीडीए वाली भी जो राजनीति, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, जब सबका विकास होगा, जब सब समग्र हमारी सोच होगी, तब जा कर के देश का कल्याण होगा। किसी एक पक्ष को की बात आप सोचेंगे, उदाहरण के रूप में मान लीजिए हम लोग किसान हैं, खेती में हम लोग गन्ना पैदा करते थे, चीनी मिल चलती थी, पूंजीपति कोई चला रहा है या सरकार चला रही है, तो इसके सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। किसान को अगर उचित दाम मिलेगा तो खेती करेगा, तो एक रॉ मटेरियल मिलेगा मिल को। कर्मचारी का मान सम्मान होगा, उसका जो है पारिश्रमिक मिलेगा, तो वो मन से काम करेगा। और मान लेते हैं कि मिल सुचारू रूप से चलेगी, उसको फायदा होगा, तो मिल मालिक भी रुचि लेगा। तो अगर कोई कहे कि नहीं साहब, हम केवल किसान की बात करेंगे, हम केवल मजदूर की बात करेंगे, या हम पूंजीपति की बात करेंगे, तो फिर वो संस्था
नहीं चल पाएगी। तो यह परस्पर पूरक समाज है, सबकी ज़रूरत है, प्रकृति भी परस्पर पूरक है। डेफिनेटली। हर आदमी के पास अलग अलग क्षमता है, अलग अलग गुण है। आप पूरे देश में घूम आइए, अलग अलग जलवायु है। कहीं नारियल पैदा होगा तो कहीं जो है आम पैदा होगा, तो कहीं अंगूर पैदा होगा, कहीं गेहूं पैदा होगा, कहीं चावल पैदा होगा। तो सबके विकास की बात करेंगे, सबके समन्वय की बात करेंगे, तब जाकर के देश का, प्रदेश का विकास होगा। और अगर हम किसी जाति में ही केंद्रित हो गए, हाँ, ये जातियां जो है गरीब जात हो सकती है, पिछड़ी जात हो सकती है, तो उसके समाज के उत्थान के बारे में किया जाए, सबको अवसर मिले। तो इस तरीके से ऐसा मेरा मानना है कि छोटे छोटे घेरौंदे में पॉलिटिकल पार्टियों को, पॉलिटिकल नेताओं को घेरौंदे में, छोटे छोटे विचारों में नहीं फंसना चाहिए। उससे देश का विकास संभव नहीं। ठीक। आने वाली जो विधानसभा चुनाव है 2027, आप क्या उसमें चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग विद्यार्थी जीवन के बाद हम लोग चुनावी राजनीति से ही राजनीति की शुरुआत की, जनता के बीच में रहना। और आज भी हम लोग जनता के बीच में हैं, लगे रहते हैं। चूँकि हम लोग एक पार्टी के अंदर हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं, हम पार्टी की तरफ से, पार्टी के लिए हम हमेशा प्रयास करेंगे, पार्टी से आप निवेदन करेंगे कि आप क्षेत्र की जन भावना को आप समझें। अगर हमको इस योग्य समझते हैं, हमारी कार्य क्षमता अगर जनता के हित में है, पार्टी के हित में है, तो हमको अवसर दिया जाए। तो हम पार्टी से मांग करेंगे, और पार्टी अवसर देती है तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यहाँ पे एक तो और कैंडिडेट हैं, कंपटीटर आप कह लीजिए, मतलब बीजेपी के ही, वो भी हैं, विधायक भी रह चुके हैं, संजय यादव जी। उनसे आपका रिश्ता कैसा है? देखिए, हमें यहाँ संजय यादव जी पहले विधायक थे, यहाँ वो भी लगे हुए हैं, और भी सारे साथी हैं। चुनाव में लोकतंत्र है, हर आदमी को चुनाव लड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। अब पार्टी तय करेगी कि सहयोग रहता है चुनाव में। जैसे पार्टी अगर मान के चलिए उनको टिकट दी थी, आप भी सेम पार्टी में हैं, सहयोग मतलब वोट मांगना, इन सब चीज़ों में सहयोग था उनका? हाँ, नहीं रहेगा ही। मान लीजिए जब हम पार्टी में हैं तो हम ही लड़ेंगे तभी पार्टी में रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। पार्टी जिसको भी चुनाव में उतारेगी, हम लोग उसकी मदद करेंगे। आपकी जो ये विधानसभा है सिकंदरपुर, आपकी नज़र में यहाँ आज के टाइम पे सबसे मुख्य समस्याएं क्या हैं? देखिए, सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र या बलिया जनपद, लगभग समस्याएं लगभग एक ही हैं। और अब सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो उत्तरी हिस्सा है वो बॉर्डर है, वो घाघरा नदी के किनारे है, सरजू के किनारे है। और बीच के बेल्ट में जो है बाढ़ और आती रहती है। और विशेष करके सिकंदरपुर और मनियर के बीच का इलाका जो सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र का है, बाकी तो बांसडी में भी आता है। तो उनके बचाव के लिए तटबंध बने, उसकी मरम्मत हो, गवर्नमेंट उसके लिए काम कर भी रही है। तो एक तो यह समस्या है, बाढ़ की समस्या रहती है। दूसरी समस्या है, बिहार से आवागमन के लिए दरौली में एक पुल स्वीकृत है सेतु निगम का, PWD की तरफ से। अच्छा। तो काफ़ी दिन हो गया, लेकिन अभी आज तक जो है पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। इस पुल के लिए भी हम लोग बार बार मुख्यमंत्री से मिल करके और संबंधित अधिकारियों से हम लोग अवगत कराते हैं, क्योंकि पुल के बन जाने से सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से सीधे बिहार जाने का जो है मार्ग प्रशस्त होगा। और जो यात्रा हम लोग घंटों दूरी तय करके करते हैं, समय लगा कर करते हैं, वो कम समय हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य को लेकर के। बलिया जनपद की समस्या है और सिकंदरपुर क्षेत्र की भी समस्या है। हर स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त जो स्टाफ चाहिए उसका अभाव है। इसके लिए भी हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय इसको अवगत कराते रहते हैं कि हर जगह वो हो। बाकी ज़िले में जो है मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी हो मेडिकल कॉलेज का यहाँ शुरुआत हो, मेडिकल कॉलेज चले, बने। यही समस्याएं हैं। आप अभी बात कर रहे थे जो बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर, उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। लगभग आप किसी से भी बात करेंगे तो जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है बलिया की, उसके ऊपर वो ख़राब ही रिव्यू देगा। आप
ये भी बोल रहे थे कि उस पर काम चल रहा है, लगभग हमेशा आप लोग अवगत कराते रहते हैं योगी जी से या फिर जो भी पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ सुधार हुआ है? नहीं अभी के देखिए, अभी भी वही है, आप जाइए अभी वहाँ सही बेड नहीं मिलेंगे अच्छे, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा, अभी आपको अधिकांश केस मिलेगा, हमको लगता है कि 100 में से 90 या 80 केसेज़ मऊ ही रेफ़र किया जाता है, कोई इमरजेंसी पड़ गया तो मऊ ही उसको रेफ़र किया जाता है। आखिर हमारा ज़िला इतना बड़ा है, आप खुद देखिए हमारे ज़िले ने एक प्रधानमंत्री को दिया, स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी। आज के टाइम पे बहुत बड़े-बड़े मंत्री भी हैं, किसी का हम लोग इंडिविजुअल नाम नहीं लेंगे। बीजेपी से और भी पार्टी से भी लोग सांसद हैं, विधायक हैं। फिर भी हमारी जो ज़िला है, उसकी एक स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो इतनी उसकी दशा ख़राब है, क्यों? देखिए यह कहने में संकोच नहीं है कि कारण बहुत सारे हैं या कारण हो सकते हैं। बलिया जनपद में स्वास्थ्य की सेवा जितनी होनी चाहिए उतना नहीं है या नहीं के बराबर है, और सामान्य रोगी को भी यहाँ के डॉक्टर जो है बाहर के लिए रेफ़र करते हैं, तो उससे परेशानी बढ़ती है। और मऊ की बात आपने कहा, तो यह तो हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि मऊ एक तरह से मेडिकल का हब है इस समय, और तत्काल लोग जाते हैं। लेकिन हमको पूरा लेकिन विश्वास एक है। मिनट आपको इंटरप्ट करूँगा, सॉरी। लेकिन मऊ हब है, ठीक है, हम लोग वो अच्छा है कि एक मऊ है हमारे बीच में, नज़दीक नज़दीक है, नज़दीक है। हाँ। लेकिन अधिकांश केसेज़ ऐसे होते हैं कि मऊ जाते-जाते ही मरीज़ क्या होता है कि बीच में एक्सपायर कर जाता है। ऐसे ही बहुत सारे केसेज़ आपने भी सुना होगा। वो कहीं न कहीं दुःख की बात है हमारे ज़िले के लिए, हमारे जो ज़िले के मंत्री हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, वो कहीं न कहीं अंदर दुःख उस चीज़ से होता है कि अरे यार, अगर हमारे ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती, तो शायद कहीं न कहीं वो बच जाता, अगर मऊ से रेफ़र नहीं किया जाता तो। इस पर सुधार होनी चाहिए। नहीं देखिए, आपकी बात तो सही है। मान लीजिए कि हर ज़िले में ऐसी व्यवस्था हो कि कोई ऐसी आपातकालिक या इमरजेंसी केस हो, उसको भी हम टेकअप कर सकें और हर केस को हम रेफ़र ना करें। हुँ, तो यह तो हम लोग मानते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो वर्तमान सरकार है, माननीय योगी जी स्वयं इसको संज्ञान में लिए हैं, और उसके लिए आवश्यक एक प्रक्रिया होती है, थोड़ा समय लगता है, जगह ज़मीन एग्री। बलिया में जो है कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो इसको लेकर के। लेकिन हमें विश्वास है कि निकट भविष्य में जितना जल्दी हो ये मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, और जो मेडिकल संबंधी समस्याएं हैं स्थानीय स्तर पर उसका भी निदान होगा। अभी बिजली जो व्यवस्था थी, उसको लेकर बीजेपी के एक बड़े कार्यकर्ता हैं, आपने नाम भी सुना होगा, श्री मुन्ना बहादुर सिंह जी। अभी फ़िलहाल जेल में हैं, 2 दिन पहले उनकी कोर्ट में पेशी भी हुई थी। उस केस को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? देख रहे हैं, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुन्ना बहादुर जी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं और उस क्षेत्र के पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता है, और हम लोगों के अच्छे मित्र भी हैं, शुभचिंतक भी हैं, सहयोगी भी हैं। और ये बात सही है कि बिजली की समस्याएं, बिजली की आवश्यकता इस समय काफ़ी रहती है। यह हमारे जीवन का एक तरह से अभिन्न हिस्सा बना हुआ है बिजली। तो बिजली की व्यवस्था में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो सबसे मुख्य दिक्कत ये है बिजली में कि जो व्हीलिंग का काम होता है, जो लोग मीटर लगाए हैं या व्हीलिंग करने वाली, वो प्राइवेट एजेंसियां करती हैं। तो आम पब्लिक की शिकायत रहती है कि साहब, एक तो व्हीलिंग समय से नहीं होती, समय से जो है बिल नहीं आता, कभी कभी 6 महीने, कभी महीनों, या कभी कभी 1 का 1.5 जो है बिल आ जाता है। तो पब्लिक में इस बात को लेकर के नाराज़गी रहती है। दूसरा चीज़ ये है कि कर्मचारियों की कमी होने के नाते लाइनमैन या दूसरे जो संविदा पर लोग काम करते हैं, तो वह उतनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, और बिजली का समय से कोई फॉल्ट आ गया स्थानीय स्तर पर तो उसका निदान नहीं होता। तो ये बात सही है, हम लोगों को जानकारी मिली कि मुन्ना बहादुर जी का जो गांव है, अगल बगल जो उनका क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, वहाँ लंबे समय से बिजली की कुछ प्रॉब्लम थी, और उसको लेकर के वह 1 बार 2 बार, तीसरी बार शायद एसी साहब के यहाँ गए थे, कार्यालय में गए थे, और बातचीत में कुछ बातें बिगड़ गई। हालांकि हम लोगों को संयमित रहने की ज़रूरत रहे अपनी बात कहने का, तो वो बड़ी घटना हो गई, और जिसमें कि, लेकिन
पार्टी का सोचना है, हम लोगों का भी सोचना है कि मुन्ना बहादुर जी के सामने कौन ऐसी परिस्थिति थी, क्यों उनको, और अगर कोई आदमी सामाजिक कार्य करता जाता है, राजनीतिक कार्य करता जाता है, तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी है, दफ्तर में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाए और सही उसके बात है। निदान के लिए जो है उसको भरोसा दिलाया जाए, उस पर एक्शन किया जाए। अब बार बार कोई आदमी आपके यहाँ जाएगा अपनी फरियाद लेकर के और समय से उसका निदान नहीं होगा या आपका व्यवहार उदासीन होगा, तो स्वाभाविक है कि वहाँ विवाद बढ़ सकता है। और उसी का नतीजा था प्रॉपर तरीके से उनकी बात को न सुनना, उनकी बात को गंभीरता से न लेना और समस्या का निदान समय से न कराना करना, यही उस विवाद जो बढ़ा उसका, उसके बैकग्राउंड का ही आधार है। मुन्ना बहादुर जी ठीक है, कानून अपना काम करती है, जेल में है, उनकी जमानत हो गई, हम सारे लोग उनके प्रति शुभकामना है कि जल्दी वो बाहर आएँ। और विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से भी हम लोग यही कहेंगे कि भाई बिजली आप आम जीवन की जो है मूल आवश्यकता है, उसमें जितना तत्पर हो करके हो सके उसका निस्तारण जहाँ भी हो, ज़िले के अंदर ज़िले के बाहर, उसका निदान किया जाए। फिर हम सब लोग मिलजुल करके, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उसका हल हम लोग करें सौहार्दपूर्ण वातावरण। कहीं ना कहीं अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई भी हो, जिस हिसाब से उनके ऊपर एक्शन हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, आने वाले समय में लोग, कोई कार्यकर्ता है वो तो डर के मारे जाएगा ही नहीं कुछ वो अपनी फरियाद लेके, या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो लड़ेगा ही नहीं किसी सिस्टम से, किसी गलत कार्य पे, कोई भी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, कोई भी समस्या हो, वो तो लड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो डर जाएगा कि यार गिरफ्तारी हो जाएगी, क्यों नहीं वो पार्टी में ही हो। जब एक बड़े पद पे थे, बड़े कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं मुन्ना बहादुर सिंह जी, लगभग वो उपेंद्र तिवारी जी के टाइम पे गोली चली तो उन्होंने गोली भी खाया था उनके लिए, शायद ये बात सुनने को आता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। ऊपर से बीजेपी की जो फेसबुक हैंडल है, बलिया की जो फेसबुक हैंडल है, उस पर एक पोस्ट आया था, आप उससे अवगत होंगे, कि कोई भी कार्यकर्ता हो अगर वो कोई अनुशासन करते हुए दिखता है तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। क्या किसी गलत चीज़ पे एक्शन लेना उसे अनुशासन का रूप हम लोग दे सकते हैं? उसे हम लोग अनुशासन कहते हैं? देखिए इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ऐसा है, यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारे आदर्श गांधी जी हैं और उन्होंने हमें जो सबसे बड़ा हथियार दिया, अहिंसक आंदोलन का हथियार दिया। और इसी को डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि भाई हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। तो हम अपनी समझ, देखिए एज ए पब्लिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता होने का के नाते हमारा फर्ज है कि हम समस्याओं से आपको अवगत कराएं, कोई भी हो समस्याओं से अवगत करें और अहिंसात्मक तरीके से करें, सिस्टमेटिक तरीके से बात आगे बढ़े। इस प्रकार का अधिकार हम लोगों को है करने के लिए। हर आदमी, किसी भी दल का आदमी हो, कोई भी एक आम नागरिक भी अपनी बात, अपनी आवाज़ रख सकता है अहिंसात्मक तरीके से। हमको कानून, ऐसा हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना पड़े जिससे कानून का उल्लंघन हो रहा है। और जब कानून का उल्लंघन होगा तो भाई कानून अपना काम करेगा, क्योंकि कानून नहीं रहेगा तो फिर देश नहीं चल पाएगा, अराजकता पैदा हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं, अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन, शासन के लोग निष्पक्ष काम करें और जनता के हित की जो बातें हैं उसको प्राथमिकता दें। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी दल का हो, पब्लिक की समस्याओं के लिए अहिंसात्मक तरीके से मर्यादा के साथ अपनी बात दफ्तरों में रखे, नहीं होता है तो धरना दे, सत्याग्रह करें, लेकिन हम कोशिश करें कि कानून को अपने हाथ में न लें। आप एक लोकतंत्र सेनानी भी रह चुके हैं, आप कई बार जेपी के साथ आंदोलन में भी गए हैं। जेपी जी से आपका कैसा रिश्ता था? कभी आप मिले थे उनसे? देखिए, दो चीज़ है ना, जेपी जी एक हम लोग बाद की पीढ़ी के हैं। हम लोगों के पहले की जो पीढ़ी राजनीति में थी, उस पीढ़ी के जयप्रकाश जी थे और देश के और दुनिया के माने जाने एक बड़े सोशलिस्ट विचार के नेता थे। तो उनका नाम हम लोग सुनते थे विद्यार्थी जीवन में और उनके विचारों को, उनके जीवनी को हम लोग पढ़ते थे तो उनसे बड़ा आदमी प्रभावित रहता था। हमें याद है 1974 में हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में थे, वहाँ छात्र संघ यूनियन में भी थे।
तो उस समय गुजरात में वहाँ के नौजवानों ने एक आंदोलन किया था। उस समय चिमन भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अच्छा। और वहाँ सरकार के कार्यों में भ्रष्टाचार व्याप्त था, हर दफ्तरों में, आम पब्लिक तक उसका असर था। तो नौजवानों को लगा कि भाई कोई ऐसा नेता हो जो हमारा मार्गदर्शन करे। उस समय जयप्रकाश जी दलगत राजनीति से अलग हट करके जो है समाज सेवा में लगे थे, भूदान जग में लगे थे। उसके बाद जो है डाकुओं के उन्मूलन, तमाम जो है बड़े बड़े जो डाकू समय चंबल घाटी से लेकर थे, उन लोगों का समर्पण कराना, तो वो एक सामाजिक कार्य में थे। फिर लड़कों ने उनको जो है, छात्र नेताओं ने उनको उनसे सहयोग मांगा। तो उन्होंने लड़कों के सामने बात रखी कि भाई हम आपके आंदोलन में तभी सम्मिलित होंगे जब आप हमारे विचारों के अनुरूप से अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन होगा। और यह समाज सत्ता बदलने के लिए नहीं होगा, एक समाज परिवर्तन के लिए होगा। व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा कि सरकार हट जाए दूसरी सरकार आ जाए। तो एक ऐसा वातावरण बना। और फिर वो गुजरात का जो आंदोलन है बिहार में आ गया। और उस समय नौजवानों को ही, जो उस समय के युवा लोग थे या हर दल से जो राजनीतिक युवा पीढ़ी थी, उनको उन्होंने अपने उस छात्र युवा संगठन में जोड़ा, संघर्ष समिति बनी। और उसी क्रम में जयप्रकाश जी को जो है पटना में एक दो बार वहाँ कदम कुआं पर वहाँ रहते थे, वहाँ मिलने का अवसर हुआ। गोरखपुर आए थे, हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ उनके दर्शन हुए। फिर बलिया में आए थे तो उनको नज़दीक से देखने का, सुनने का जो है। और एक बार तो जाति तोड़ो सम्मेलन जो है और समाज जोड़ो सम्मेलन, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, एक सम्मेलन जो है जयप्रकाश नगर में हम लोग कराए थे। और मेरी प्रमुख भूमिका थी उसमें। और उसमें जयप्रकाश जी के साथ मंच पर बैठने का, उनके साथ बात करने का, अपनी बात रखने का एक मौका मिला था। इमरजेंसी के बारे में हमें थोड़ा गहराई से बताइए। आप भी एक लोकतंत्र सेनानी हैं। उस समय जितने लोकतंत्र सेनानी थे उन्हें जेल में भेज दिया गया था। जो जेपी नारायण जी थे उन्हें भी शायद चंडीगढ़ जेल में बंद कर दिया गया था। आप उस समय की जो दशा थी उससे थोड़ा हम गहराई से बताइए। देखिए, आपातकाल के पहले आपातकाल लगा क्यों, क्या स्थिति थी? जैसा कि अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि गुजरात के छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और जयप्रकाश नारायण जी के सहयोग की अपील की। जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन में समर्थन देने की घोषणा की। तो जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ गुजरात से शुरू हुआ वो व्यापक हो गया। और उस समय बिहार में भी गफूर साहब की सरकार थी, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के बहुत आरोप थे। तो एक तरह से बिहार, पूरा यूपी एक आंदोलन, जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ। और भ्रष्टाचार हटाना है, नया समाज बनाना है, और इन सारे नारों के साथ तो उस समय हम लोग परिस्थिति बनी। इसी बीच में श्रीमती इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव जीती थी और उनके खिलाफ एक हाई कोर्ट में उनके चुनाव के खिलाफ पिटीशन था राजनारायण जी का। राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे कि ये जो है सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीती हैं। और वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। संजोग से हाई कोर्ट न्यायालय ने जो है, माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया और उनको दोषी पाया। तो एक ये हुआ। दूसरी घटना ये थी, और सारी घटनाएं थी। पब्लिक में रोष था, जयप्रकाश जी का आंदोलन आम जनता तक पहुंच रहा था। और इस बीच में जो कांग्रेस के सांसद थे उनके मन में भी था कि गलत हो रहा है। और अपने ही जनपद के स्वर्गीय चंद्रशेखर जी उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने एक बयान दिया था, हम लोगों को याद है, कि जब जब सत्ता जो है संतों से टकराई है तो सत्ता को मात खाना पड़ा है। जयप्रकाश जी एक संत हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। से कांग्रेस को चाहिए, इंदिरा गांधी जी को चाहिए कि वो जयप्रकाश नारायण से बात करें और आंदोलन की जो विचार है उसके हिसाब से एक कोई रास्ता निकालें जिससे आंदोलन की जो मांगे हैं, जनता की मांगे, उसमें कुछ चीज़ें लागू हों।
तो ये सारी परिस्थिति थी। और हमको याद है जयप्रकाश जी गए थे दिल्ली में, वहाँ रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई थी, लाखों लोग जुटे थे। चंद्रशेखर जी के घर पर चाय पीने के लिए गए थे, जयप्रकाश नारायण जी को बुलाया गया था, और उसमें कांग्रेस के करीब 75 या 77 सांसद वहाँ उनके चंद्रशेखर जी के आवास पर जयप्रकाश जी के साथ चाय में थे। तो ये सारी ऐसी परिस्थितियाँ बनी। इंदिरा गांधी जो है ये उनको लगा कि हमको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, तो लोकतंत्र का जो बुनियादी जो सोच है उसे अलग हट करके उन्होंने रातों रात आपातकाल की घोषणा की, बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए हुए, और राष्ट्रपति उस समय के जो भी तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनसे उन्होंने उसका स्वीकृति करा करके, और रातों रात लोगों को जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई पूरे देश में, जो भी विरोध की भी लोग थे उनको बंद करके, और बिना किसी खास कारण के आधार के। और उस समय एक कानून था DIR का, एक था मीसा का ऐसा कानून था कि उसमें जो है आपको तत्काल जमानत भी नहीं मिल सकती थी। तो तमाम लोगों को, लाखों लोगों को पूरे देश में जो है बंद कर दिया गया जेलों में। उसी में हम लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी, और संयोग से मैं बलिया जिले में ही था, और हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, जेल में हम लोग रहे, और करीब पूरे आपातकाल जब तक ख़त्म नहीं हुआ बहुत सारे लोग जेल में रहे, उसमें हम लोग थे। इंदिरा को इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो नसबंदी था, जो ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी की जाती थी, जो पुरुष थे उनकी, इन सब 2-3 चीज़ें हैं, जो 2-3 केसेज हैं, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उन्हें एक तानाशाही का रूप नेता कहा गया। आपकी नज़र में इंदिरा कैसी नेता थी? देखिए, 2 चीज़ें हैं ना। इंदिरा गांधी, जब कोई भी सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा तो तानाशाही आएगी। तो जब इंदिरा गांधी ने सारे लोगों को, देखिए 2 चीज़ें हैं, आंदोलन होते हैं, पब्लिक की भावनाओं के अनुसार आपको काम करना है। तो हम ही सत्ता में रहेंगे, हम ही रहेंगे तभी देश चलेगा, हम ही रहेंगे तभी सरकार चलेगी, ये भावना लोकतांत्रिक भावना तो है नहीं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया, सबको जेल में बंद कर दिया, पार्लियामेंट का कार्यकाल जो 5 साल था उसको 6 साल कर दिया, और नतीजा हुआ शुरू में तो पब्लिक को लगा कि भाई चलिए, डर के मारे, एक डर का वातावरण था, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जितने पुलिस प्रशासन के लोग थे, जितने अधिकारी थे, जितने कर्मचारी थे, जितने कांग्रेस के ऊपर से लेकर के नीचे तक के कार्यकर्ता थे, सबकी जो है तानाशाही सामने आने लगी, मनमानी सामने आने लगी। और उसी में संजय गांधी, इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे, उनका भी राजनीति में हुआ। बड़े बड़े नेताओं को अपमानित करना, जूता चप्पल, हम लोगों को याद है मुख्यमंत्री थे उस समय नारायण दत्त तिवारी जी, ऐसा अखबारों के माध्यम से हम लोग को मालूम हुआ। और मंच पर उन्होंने कहा कि संजय गांधी ने कि एनडी मेरा जूता इधर करो। तो ये स्थिति, तो उसका पब्लिक में एक तरह से आक्रोश हो गया धीरे धीरे। ऊपर से तो नहीं लगता था, लेकिन अंदर से लोगों को लग रहा था। फिर आपने नसबंदी की बात की, उस समय जो है परिवार नियोजन को लोगों ने चलाया, और नसबंदी ज़बरदस्ती, कोई ट्रेन में जा रहा है बिना टिकट के पकड़ा गया, उसकी नसबंदी कर देना, किसी और का, माने टारगेट ऐसे लोग पूरा करने लगे कि हमने इतना नसबंदी करवाया। तो कुल मिला जुला करके जो विपक्षी नेताओं के साथ जाती हुई, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी जो जनता के साथ मनमानी कर रहे थे, उसके खिलाफ आम पब्लिक के अंदर गुस्सा व्याप्त हो गया, लेकिन बाहर से लगता नहीं था। और इंदिरा गांधी को उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, CID ने ये जानकारी दी कि अब माहौल अच्छा है, आप चुनाव कराइए। तो 77 में उन्होंने चुनाव कराया, लेकिन इतना इमरजेंसी का रिएक्शन था कि उस समय उत्तर प्रदेश में 85 सीट थी पार्लियामेंट की, 85 सीट टोटल जो है कांग्रेस हार गई। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई। यही हालत बिहार में, मध्य प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में यही हालत। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंदिरा को अगर हम लोग देखेंगे, जैसे पाकिस्तान से युद्ध हो गया, चाइना वाला जो मैटर हो गया, उस चीज़ में इंदिरा कैसी थी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में
एक बड़ा काम हुआ जो बांग्लादेश में एक आंदोलन शुरू हुआ। देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और वहाँ चुनाव हुए। चुनाव में जो बांग्लादेश जो उस समय के जो तत्काल जो बंगाल के नेता थे मुजीबुर रहमान साहब, शेख मुजीबुर रहमान, तो उनके पार्टी को बहुमत मिला था। लेकिन जो वहाँ की व्यवस्था थी, राष्ट्रपति थे, उनको न शपथ दिला करके, और उस समय कोई भुट्टो साहब थे, उनको उन्होंने शपथ दिलाया। तो वहाँ आंदोलन हो गया कि भाई बहुमत हमारा है और हमको। तो उसी आंदोलन में चूँकि लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रही थी वहाँ की जनता, तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने लोकतांत्रिक लड़ाई में वहाँ के पब्लिक की मदद की, शेख मुजीबुर रहमान की मदद की, और उसको लेकर के पाकिस्तान के भारत के रिश्ते पहले से भी खराब थे और ख़राब हो गए। उस समय इंदिरा गांधी ने जो है उसमें पहल किया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया। तो एक तरह से उनको माना जाता है, या श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है कि उन्होंने उस समय अमेरिका या दूसरे देश इस कार्रवाई के बड़े खिलाफ थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने बिना उसकी चिंता परवाह किए वो जो अपना निर्णय था, जो उसमें लोकतंत्र की बहाली के लिए या शेख मुजीबुर रहमान की वापसी हो, सत्ता मिले, उसमें इन्होंने मदद किया। और उनकी एक तरह से आयरन लेडी के रूप में एक छवि उस समय बनी थी, और जब चुनाव हुए तो उसका लाभ भी उनको बड़े पैमाने पर मिला। कुछ लोगों का कहना होता है कि जो बांग्लादेश और ये पाकिस्तान वाला जो मुद्दा था, बांग्लादेश से अलग हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आज के टाइम पे एक समस्या बन गया है। देखिए दो चीज़ें ना, आगे क्या होता है ये तो कोई जानता नहीं। सही बात है। उस समय ये था कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन भी है और संयोग से हम लोकतांत्रिक देश हैं, तो वहाँ तानाशाही, वहाँ सेना के राज, सेना के अंडर में कई बार वहाँ राज चलता रहा। तो यहाँ बगल में भी लोकतांत्रिक देश हो, जनता चुनाव लड़ाएगी, जिताएगी, उसकी सरकार बनेगी। तो जो लोकतंत्र समर्थक देश हैं, कहीं भी चाहेंगे कि भाई उस देश में लोकतंत्र कायम हो या कायम रहे। अगर पहले से है तो बदस्तूर रहे, नहीं है अगर जैसे मानते हैं कहीं मिलिट्री रूल है, कहीं और रूल है, पब्लिक चाहती है कि नहीं हम अपनी व्यवस्था अपने ही प्रतिनिधि के द्वारा हम चलाएंगे, तो उसमें मदद करते हैं। ठीक है, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। फिर मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारें, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, पुराना संस्मरण सब याद आया।